नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है पब्लिक सर्वेंट रूल्स के एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम शुरुआत करेंगे रूल 169 से। हमने पिछले वीडियो में रूल 168 तक कंप्लीट कर दिया था, जिसमें हमने सारे बिड्स के जो टाइप थे वो देख लिए थे। फिर हमारी बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या होनी चाहिए वो सब सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे रूल 169 में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं ये जो 7th पार्ट है, इसमें हम लोग देखते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या रूल्स कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रूल 169 मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसके बाद आएंगे रूल 170 जिसमें हम बिड सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे, रूल 171 परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के बारे में बात होगी, फिर रूल 172 के जो दो क्लॉज हैं, क्लॉज 1 और क्लॉज 2, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, जिसमें हम सप्लायर को एडवांस पेमेंट और पार्ट पेमेंट के बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग रूल 169 से, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सभी लोग अपने हाथ में GFR 2017 की मैनुअल अपने पास रखें और आप लोग रूल 169 पर ध्यान दें मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। और इससे पहले मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो भी आपके सवाल होंगे वो आप कमेंट सेक्शन पे सवाल लिख कर दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं रूल 169 के बारे में कि ये मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होती क्या है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो भी सामान हम लोग प्रोक्योर करते हैं, तो हमें अगर वो सामान बहुत ही डेलिकेट है, बहुत ही महंगा है, या कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ रही है कि हमें इनका मेंटेनेंस के लिए भी एक सिस्टम बनाना होगा, तो क्या होता है, या तो हम वो सप्लायर जो सप्लायर हमें जो सामान प्रोवाइड कर रहा है, या हम किसी दूसरे थर्ड पार्टी से हम क्या कर सकते हैं, एक मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट बनवा सकते हैं, जिससे कि वो क्या करेगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि जो भी सामान का जो मेंटेनेंस है उसका रख रखाव वो करे। ठीक है, तो इस पर ये बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट हो जाती है कि खासकर जब मशीन जो होती है वो बहुत महंगी होती है, या कोई टेक्निकली ऐसी सोफिस्टिकेटेड मशीन होती है जो हर कोई उसको मेंटेन कर पाने में उनको मुश्किल हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट या तो सप्लायर के साथ या किसी दूसरे थर्ड पार्टी वेंडर के साथ भी हम कर सकते हैं। इसमें बात ध्यान देने की ये है कि जब हम सप्लायर से कोई सामान खरीदते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करेगा जब तक वो मशीन या जब तक वो सामान वारंटी के अंदर होता है तब। ठीक है, या अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट में एक्सटेंडेड वारंटी का फ़ायदा लिया है कि आप हमें 2 साल की वारंटी दोगे, 3 साल की वारंटी दोगे, तो अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में अगर वैसा है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करेगा, उतने तय समय तक जो सप्लायर है वो वारंटी के अंदर फ्री सर्विस देगा। जैसे ही फ्री सर्विस खत्म हो जाती है तो फिर हम लोग जो अगर थर्ड पार्टी से हमने कोई मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन रखा है तो फिर वो जो सर्विस चार्ज के बेसिस में या जो एनुअल मेंटेनेंस का एक चार्ज होता है उस बेसिस में वो जो भी गुड्स है उसका मेंटेनेंस हमने देख लिया। मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में 169 कवर हो गया। अब आते हैं अगला जो रूल है, रूल 170, जिसमें हम बात करेंगे बिड सिक्योरिटी। तो जानते हैं रूल 170 बिड सिक्योरिटी के बारे में। अब जैसे कि नाम ही से पता चल रहा है कि ये बिड को सिक्योर करने के लिए एक अमाउंट लिया जाता है। ठीक है, जैसे कभी ऐसा होता है कि जो बिडर है, जो भी बिडिंग कर रहा है, जो बिड डॉक्यूमेंट अपना सबमिट कर रहा है, इंटरेस्टेड वेंडर है, वो कभी कभी क्या कर सकते हैं कि मेन टाइम पर या एकदम जैसे होता है ना पॉइंट ब्लैंक में, कभी एकदम ज़रूरत रही, टेंडर फाइनली होने वाली, सब चीज़ हो रही है और वो बीच में विड्रॉ कर जाते हैं, या कुछ अपने टेंडर में कुछ जो बिडिंग है उसमें वो क्या करते हैं, कुछ चेंजेस कर देते हैं और वो निकलना चाहते हैं। तो अब क्योंकि इसमें जो प्रोक्योरिंग एंटिटी होती है, जो प्रोक्योरमेंट कर रही होती है, उनका बहुत समय वेस्ट होता है, उनका बहुत रिसोर्स वेस्ट होता है। उन्हें एक तो वेट भी करना होता है टेंडर करने के लिए, पहले तो अप्रूवल लीजिए, सैंक्शन लीजिए, फिर टेंडर भरने के लिए, टेंडर मंगवाने के लिए कुछ समय लीजिए। तो ऐसा जब चल रहा होता है तो फिर क्या होता है कि कोई अगर बिडर विड्रॉ कर जाता है तो इससे बचने के लिए, या इससे समझिए कि एक पेनल्टी के तौर पर हम बिडर से एक बिड सिक्योरिटी अमाउंट लेते हैं, जिससे अर्नेस्ट मनी भी बोला जाता है। ये जो होता है, ये जो हम लोग पूरा जो टोटल अमाउंट ऑफ जो गुड्स होता है जो हम प्रोक्योर करने वाले, जैसे सपोज मान लीजिए कि हम 50 लाख का सामान खरीदना टेंडर के थ्रू ले रहे हैं, तो इसका 2 से 5% अमाउंट, याद रखिएगा परसेंट, 2 से 5% का जो मूल्य होता है वो टोटल अमाउंट ऑफ द गुड्स जितना हम प्रोक्योर करेंगे उसका वो अमाउंट हम एज अ बिड सिक्योरिटी बिडर से लेते हैं। बिडर जैसे ही वो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स देता है तो उसके साथ वो बिड का जो सिक्योरिटी है वो भी देगा। इनमें अब इस बिड सिक्योरिटी में क्या है, कुछ लोगों को छूट मिली है। किनको मिली है? जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी संस्था MSME पॉलिसी के अंतर्गत आती हैं, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस होती हैं, या वो स्टार्टअप्स जो DPIIT से रजिस्टर्ड होती हैं, यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। अगर इस डिपार्टमेंट से भी अगर कोई स्टार्टअप रजिस्टर्ड है तो उन्हें बिड सिक्योरिटी से छूट मिलती है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या समझा, कोई भी अगर बिडर अगर बीच में बिड विड्रॉ कर देता है
तो एक अमाउंट उनके तरफ से ली जाती है जब वो बिडिंग भरते हैं, तो विच इज़ कॉल्ड बिड सिक्योरिटी, जिसे अर्नेस्ट मनी भी बोलते हैं। 2 से 5% होता है, जितने भी प्रोक्योरमेंट का जो वैल्यू होता है उसका 2 से 5% का होता है। ठीक है, अभी तक हमने ये जाना कौन कौन एग्जाम्प्ट है। तो जो भी माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस जो हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ MSME से रजिस्टर्ड है या जो DPIIT से जो स्टार्टअप रजिस्टर्ड है, उनको इससे छूट मिलती है। अब ये जो परसेंट है कि 2 से 5% का जो निर्धारित बिड सिक्योरिटी, ये इसका फैसला कौन लेता है कि बिड सिक्योरिटी कितनी होगी। तो ये क्या होता है, ये वो कंसर्न मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट फैसला लेती है कि बिड सिक्योरिटी अमाउंट हम कितना लेंगे, जो कि निर्भर करता है कि हम किस तरीके का सामान प्रोक्योर कर रहे हैं। उसी पे हमारा जो होता है वो बिड सिक्योरिटी का जो परसेंटेज होता है वो फिक्स होता है। अब हम लोग देखते हैं कि बिड सिक्योरिटी जो बिडर देता है वो किस किस मीडियम से दे सकता है। तो बहुत सारे मीडियम्स है, जैसे इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड है, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट है, फिक्स्ड डिपॉजिट का रिसिप्ट हो गया, या बैंकर्स का जो चेक है वो है, या जो बैंक गारंटी है वो हो सकती है। ठीक है, ये किसी भी कमर्शियल बैंक जो इंडिया में मतलब रजिस्टर्ड बैंक है, ठीक है, जो भी कमर्शियल शेड्यूल बैंक ये सब है, उनके जो ये सब जो डॉक्यूमेंट्स है वो एज एक्सेप्टेड है एज एन बिड सिक्योरिटी। अब जो ये बिड सिक्योरिटी का जो अमाउंट जमा किया जाता है, ये कितने दिन तक वैलिड होता है। तो ये जो टेंडर का जो लास्ट डेट होता है ना, जब तक हम लोग बिडिंग इनवाइट करते हैं, तो जो बिडिंग का जो लास्ट डेट होता है, उस लास्ट डे के 45 डेज तक, 45 डेज बियॉन्ड द डेट ऑफ बिड क्लोजिंग, तब तक ये जो बिड सिक्योरिटी होता है वो वैलिड होता है। तो अभी जो क्लॉज अभी हम लोग देख रहे थे, ये था रूल 170 का क्लॉज 1, ठीक है, जिसमें ये बिड सिक्योरिटी के अमाउंट्स वगैरह के बारे में बताया गया, एग्जाम्पशन के बारे में बताया गया। अब जो रूल 170 का जो क्लॉज 2 है, वो क्या कहता है कि मान लीजिए कि हमने कोई बिडिंग की, मतलब हमने टेंडर इनवाइट किया, बिडर ने टेंडर भरा और उसका सिलेक्शन नहीं होता है, हम किसी और को सेलेक्ट कर देते हैं और उसे काम दे देते हैं। तो जो अनसक्सेसफुल बिडर होगा, उसकी जो बिड सिक्योरिटी होगी, वो जब भी ये टेंडर का पूरा प्रोसेस जो खत्म होगा, तो उसके खत्म होते ही जल्द से जल्द उसको पैसे दे देना है, और लेटेस्ट 30 दिन के अंदर उनको बिड सिक्योरिटी का पैसा दे देना है। जब वो जो टेंडर की जो वैलिडिटी, जो फाइनल बिड की जो वैलिडिटी थी ना, वो जैसे ही खत्म होती है और वो अनसक्सेसफुल डिक्लेयर हो जाता है, यानी उसे हम अब आगे नहीं ले जा रहे, वो क्वालिफाई नहीं करता है, तो वो फाइनल बिड वैलिडिटी के 30 दिनों के अंदर उनका जो बिड सिक्योरिटी का अमाउंट है वो वापस कर देना है। अब यहाँ पर नोट करने की बात ये है कि मान लीजिए कि अगर किसी ने 2 स्टेज बिडिंग या 2 बिड सिस्टम के तहत बिडिंग की हो, तो जो जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा था कि हम लोग टेक्निकल इवोल्यूशन करते हैं, उसके बाद फाइनेंशियल इवोल्यूशन करते हैं। तो अगर कोई बिडर टेक्निकल इवोल्यूशन में डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो उन्हें वेट नहीं करना होगा कि हमारा पूरा टेंडर प्रोसेस या पूरी बिडिंग प्रोसेस फाइनेंशियल वाली खत्म होगी तभी ही उन्हें बिड सिक्योरिटी मिलेगी। ऐसा नहीं है, जब उनको पता चल जाए कि उनका जो टेक्निकली डिस्क्वालीफाई हो गया है, अगर वो पब्लिश हो जाती है, तो उसके 30 दिन के अंदर उनका जो बिड सिक्योरिटी अमाउंट है वो उनको वापस मिलना चाहिए। ठीक है, तो अभी आपने टाइमलाइन समझ लिया। हमने तो पढ़ लिया था पिछले रूल क्लॉज 1 में पढ़ा कि बिड सिक्योरिटी कितनी होती है, कितने समय के लिए वैलिड होती है। तो हमने देखा था कि फाइनल बिड के 45 डेज तक वो वैलिड होती है। इन केस मान लीजिए टेंडर वगैरह होने में टाइम लग रहा है, तो वो 45 डेज तक वैलिड होती है, उसके बाद वो क्या होता है, बिड रिजेक्ट हो जाता है। बट अगर टेंडर अपनी जो समय सीमा है उसके अंतर्गत चल ही रही है, बिडिंग हमने डिमांड कर ली, फिर हम लोगों ने फिर आगे 10-15 दिन में ही हमने बिडर को एक फाइनल कर लिया, एक वेंडर फाइनल कर लिया और उसे हमने टेंडर दे दिया, तो जो अनसक्सेसफुल बिड है वो क्या उनके साथ क्या होगा कि जब फाइनल बिड जब क्लोज हो रही थी, उसके 30 दिन के अंदर उनको जो बिड अमाउंट है वो उनको वापस करना होगा। बट अगर कोई वेंडर 2 स्टेज बिडिंग या 2 बिड सिस्टम के तहत आया, जिसमें हम बिडिंग दो पार्ट में करते हैं, टेक्निकल और फाइनेंशियल, तो अगर कोई बिडर टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं होता है, यानी अनसक्सेसफुल हो जाता है, और जैसे ही ये पब्लिश होती है कि वो टेक्निकली अनसक्सेसफुल हो गया, टेक्निकली डिस्क्वालीफाई हो गया, तो उसके 30 दिन के अंदर ही उसे बिड सिक्योरिटी के पैसे वापस हो जाएंगे। तो ये था रूल 170 का क्लॉज 2। अब आगे देखते हैं रूल 170 का क्लॉज 3। अब रूल 170 का जो क्लॉज 3 है वो क्या कहता है कि सपोज मान लीजिए कि कोई अभी बिड सिक्योरिटी देने की कंडीशन में नहीं है कोई वेंडर, तो जो मिनिस्ट्री या जो डिपार्टमेंट हो सकती है वो उससे क्या करेगी, एक सिक्योरिटी एक्सेप्टिंग डिक्लेरेशन एक लिख लेगी, सिक्योरिटी डिक्लेरेशन बोलेगी कि अगर मान लीजिए इनको ऑफ़र किया जाता है, मान लीजिए कि अगर ये बिडिंग प्रोसेस में आगे जाते हैं और इनको कल को टेंडर मिलता है और ये वो उसे साइन नहीं कर पाते हैं या टाइम के अंदर वो बिड के अमाउंट नहीं जमा कर सकते हैं, तो उन पर क्या होगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी, उनको क्या किया जाएगा, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और उनका जो भी मतलब पार्टिसिपेशन वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। वो किसी भी बिडिंग प्रोसेस में वो पार्ट नहीं ले पाएंगे। कब तक?
जो हमारे बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में जो टाइमिंग मेंशन की होगी, जैसे सपोज हमने बिडिंग डॉक्यूमेंट हमने निकाला, उसमें हमने लिखा कि अगर कोई भी बिडिंग अमाउंट जमा नहीं करता है इतने अंतराल में या काम कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर पाता है, तो उस केस में हम उसे 3 साल तक सस्पेंड करेंगे। तो वो 3 साल तक उस जगह पर जहाँ जिस मिनिस्ट्री ने टेंडर निकाला वहाँ पर वो 3 साल तक कोई भी टेंडर भर नहीं सकता है। तो ये था रूल 170, जिसमें हमने बिड सिक्योरिटी के बारे में बात की। अब हम लोग देखेंगे रूल 171 परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। अब रूल 171 जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के बारे में बात करता है, तो ठीक वही बिड सिक्योरिटी की तरह ही है। नाम से ही पता चल रहा है कि ये परफॉर्मेंस को सिक्योर करने के लिए एक अमाउंट, हम जो भी सक्सेसफुल वेंडर होता है जिन्हें हम टेंडर दे देते हैं, तो उन्हें एक अमाउंट जमा करके रखना होता है प्रोक्योरिंग एंटिटी के पास, यानी जो भी प्रोक्यूरमेंट कर रहे थे उनके पास उनका कुछ अमाउंट जमा होता है, जिसे हम परफॉर्मेंस सिक्योरिटी बोलते हैं। जो कि अगर मान लीजिए काम कल को मिनिस्ट्री के अनुसार नहीं हुआ, या जो भी सामान उनको चाहिए था उसके अनुसार अगर उन्हें परफॉर्मेंस नहीं मिलती है, तो वो उस पैसे को अपने पास रख सकते हैं। तो इसी तरीके से परफॉर्मेंस को बिडर के या वेंडर के परफॉर्मेंस को सिक्योर करने के लिए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ली जाती है। ठीक है, तो ये तो था तो ये क्लॉज 1 में है। तो ये हम लोग 171 का क्लॉज 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के बारे में बताया गया है। आगे क्या बताया गया है? आगे ये बताया गया है कि अगर हम वर्क एंड प्लांट्स के कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दें, तो जो गुड्स के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन की होगी जो भी वेंडर के साथ जिनको हम लोग फाइनल टेंडर देने वाले हैं, तो उनका जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का जो अमाउंट है या उसकी जो ज़रूरत है वो डिपेंड करता है कि वो गुड्स की मार्केट वैल्यू क्या है। अब बहुत छोटे पेन पेंसिल इस तरीके का अगर वो गुड्स प्रोक्योर कर रहा है, तो उसमें परफॉर्मेंस सिक्योरिटी हम ज़्यादा क्या ले सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटली जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का जो नीड है वो डिपेंड करेगा कि मार्केट कंडीशन क्या है उस गुड की, या मार्केट में वो अवेलेबल है कि नहीं है। ऐसा ना हो कि हमने टेंडर साइन कर लिया कि वो वेंडर हमें वो सामान प्रोवाइड करेगा, पर मार्केट में वो सामान ही नहीं मिल रही है, तो वो प्रोवाइड कहाँ से करेगा। ठीक है, ऐसा कंडीशन है। या कोई कमर्शियल प्रैक्टिस, उस सामान का कोई कमर्शियल वैल्यू क्या है, तो उस पे डिपेंड करता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर गुड्स होता है उसमें हम परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लेंगे कि नहीं। अब बात होती है कि कहीं पर अगर हमने प्रोक्यूरमेंट सिर्फ गुड्स की कंसल्टेंसी सर्विस की या नॉन कंसल्टेंसी सर्विस की अगर हमने प्रोक्यूरमेंट की है, तो उसका जो बिड सिक्योरिटी होगा दैट विल बी अराउंड 3 to 5% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? यानी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी क्या हुई? अगर हमने गुड्स प्रोक्योर किया है या कोई कंसल्टेंसी सर्विस प्रोक्योर की है या नॉन कंसल्टेंसी सर्विस प्रोक्योर की है, तो उसका जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी होगा जो कि बिडर को जमा करना है अगर वो फाइनली सेलेक्ट होते हैं, तो वो पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होगा ना कि इतने का काम आपको दिया जा रहा है, तो उसका 3 to 5% उनको 3 से 5% उनको परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के तौर पर जमा करना पड़ेगा। इसमें भी सेम कैसे कि परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कैसे मिलनी है, तो भाई परफॉर्मेंस सिक्योरिटी आप इंश्योरेंस, सिक्योरिटी बॉन्ड, अकाउंट पे, डिमांड ड्राफ्ट, फिक्स डिपॉजिट की रिसिप्ट या जो बैंक गारंटी के रूप में आप कोई भी कमर्शियल बैंक जो रजिस्टर्ड बैंक है इंडिया में, या ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, इसे जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था क्लॉज 1। क्लॉज 2 क्या कहता है? परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कब तक वैलिड होती है? तो ये जब भी आपका काम ख़त्म हो जाएगा, जैसे जिस भी वेंडर को हमने जो काम दिया है और उसका पूरा का पूरा काम खत्म हो जाएगा, कोई भी ऑब्लिगेशन अब नहीं रहेगा, कोई भी चीज़ बकाया नहीं रहेगी, तब क्या होगा? परफॉर्मेंस सिक्योरिटी उसके 60 दिन तक वैलिड होता है। यानी काम आज खत्म हो गया तो आज के बाद से 60 दिनों के अंदर जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का अमाउंट है वो सक्सेसफुली उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमने ये तो क्लॉज 2 में था कि बिड सिक्योरिटी कितने दिन तक वैलिड होती है, तो 60 दिन तक वैलिड होती है, 60 डेज बियॉन्ड द कंप्लीशन ऑफ वर्क। जब काम पूरा हो जाए और पूरा जो भी टेंडर में कंडीशंस वगैरह थी, जो भी फाइनल काम वेंडर को करना था, वो सब अगर पूरा हो जाए तो उसके बाद उनका जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी होती है वो उसके 60 दिन के अंदर उन्हें वापस मिल जाती है। क्लॉज 3 क्या कहता है? तो क्लॉज 3 कहता है कि जो बिड सिक्योरिटी होती है, बिड सिक्योरिटी मान लीजिए हमने किसी ने टेंडर भरा, बिडिंग की, उसने बिड सिक्योरिटी जमा की और कल को उसी का सिलेक्शन हो जाता है और उसे काम मिल जाता है, तो उसे परफॉर्मेंस सिक्योरिटी भी जमा करनी है। तो उस केस में क्या करना है कि जैसे ही उनको परफॉर्मेंस सिक्योरिटी उनसे अगर प्राप्त होगी तो उनकी बिड सिक्योरिटी अमाउंट उसी समय उनको वापस कर देनी है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर था ये हम लोगों ने देखा, और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो आज हम लोग रैप करते हैं यहाँ तक। तो आज हम लोगों ने बिड सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो एडवांस पेमेंट ऑफ सप्लायर्स एंड पार्ट पेमेंट फॉर टू सप्लायर्स उस पर देखेंगे, रूल 172। बहुत ही छोटी वीडियो होगी, तो
आज रैप अप करते हैं। थैंक यू सभी का इतने लंबे समय तक बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग माई वीडियोज़, सब्सक्राइबिंग माई चैनल। एनी कमेंट्स प्लीज़ पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।